वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट से लिया गया है। जैसा कि अपना जो सिलेबस के अंदर जो पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है बीएससी का, उसमें हमारा जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स जो पेपर चल रहा है, उसके अंदर हम जानते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन जो जिसमें टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के जो रूल्स हैं उसके बारे में हमने बात की थी, और बी और सी सेक्शन जो है जिसमें हमें इंडिविजुअल एनिमल की स्टडी करनी है। तो उसी सीरीज़ के अंदर आज हम एनिमल ले रहे हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम, जिसे स्लीपर एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा, इसे स्लीपर एनिमल कहते हैं क्योंकि ये स्लीपर की तरह दिखाई देता है, चप्पल के समान इसकी आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसे हम स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। तो आज इसकी डिटेल स्टडी अपन करेंगे। आज की जो टॉपिक में अपन लेंगे क्या कि इसमें अपन इसकी मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, किसी भी एनिमल के बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन की बात करना, वर्गीकरण की बात करना कि कौन सी क्लास में इसे रखा गया है, कौन से फाइलम का सदस्य है। तो सबसे पहले इसे कैटेगराइज अपन कर लेते हैं। फाइलम कौन सा है, जैसा कि हम जानते हैं प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रिमिटिव एनिमल है। सब फाइलम इसका क्या है, सीलियोफोरा, बिकॉज लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीलिया। जो सीलिया है शरीर के चारों तरफ पाए जाते हैं, वो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, इसलिए इसका सब फाइलम कौन सा है, सीलियोफोरा। देन बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर है स्टेमेनोटीडा, स्टेमेहाइमेनोटीडा। इसके बाद इसका एक मिनट, इसकी क्लास के बारे में अपन बात करते हैं पहले। सब फाइलम सीलियोफोरा के बाद हम पहले क्लास लेंगे। क्लास है इसकी सीलिएटा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सीलिया। क्लास के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर है स्टेमेनोहाइमेनोटीडा। इसके बाद है ऑर्डर के बाद इसका जीनस, जीनस जैसा कि हम जानते हैं पैरामीशियम, और इसका जीनस के बाद है इसकी स्पीशीज। स्पीशीज कौन सी है, कॉर्डेटम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटम स्पीशीज की। ये क्लासिफिकेशन की हमने बात की। किसी भी एनिमल की स्टडी करने से पहले उसे कैटेगराइज किया जाता है कि ये कौन से फाइलम में रखा गया है, प्रोटोजोआ के अंदर, बिकॉज ये सिंगल सेल का बना होता है, और माइक्रोस्कोपिक जंतु है सीलियोफोरा में, क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिएटा क्लास, ये भी इसी से रिलेटेड है। ऑर्डर स्टेमेनोहाइमेनोटीडा, जीनस पैरामीशियम है, कॉर्डेटम है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि बाह्य रूप से जंतु देखने में हमें किस प्रकार का दिखाई देता है। जैसा कि अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, किस तरीके से एनिमल मॉर्फोलॉजी किस प्रकार से बाहरी रूप से दिखाई देगा हमें, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी कह सकते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर है, साइज कैसा होगा और इसकी शेप कैसी होगी, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी पाई जा रही हैं, किस प्रकार से बना हुआ है, शारीरिक संरचना कैसी है, उसके बारे में डिटेल स्टडी अपन इसमें मॉर्फोलॉजी के तहत करेंगे। तो अगर इस पैरामीशियम की अपन बात करें मॉर्फोलॉजी से पहले, हैबिटेट बता देता हूँ आपको। हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एवं स्वभाव, ये एनिमल पाया कहाँ जाएगा और क्या इसका स्वभाव है। तो ये एनिमल जो है कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल है, ये तालाब में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, रुका हुआ कहीं पे जल होता है वहाँ पाया जाता है, और मुख्य रूप से
ऐसे वाटर के अंदर पाया जाता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ये अधिक पाए जाएं, उसमें पैरामीशियम के अधिक मिलने की संभावना हो जाती है। ठीक है। और अगर पानी की जो सतह होती है उसके पास कोई चीज़ रुकी हुई है तो क्या होता है कि ये उन वस्तुओं पे भी क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वैसे ये एक्टिव मूवमेंट भी शो करता है पानी के अंदर, सक्रिय रूप से जल में तैरने वाला जंतु है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, पैरामीशियम की फ्रेश वाटर एनिमल है, इसका हैबिटेट आवास, और बॉडी कैसी है इसकी, स्लीपर लाइक बॉडी, चप्पल के समान शरीर दिखाई देता है। तीसरा, फ्री स्विमिंग एनिमल है, मुक्त रूप से तैरने वाला जंतु है। जैसा कि मैंने अभी बताया, पानी में सक्रिय रूप से तैरता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सीलिया, शरीर पर सीलिया नाम के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये एक्टिव मूवमेंट दर्शाता है। चलिए, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो हैबिटेट में अपन बात कर रहे हैं, कहाँ रहता है, क्या स्वभाव है। और देखो, इसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है, भोजनदानी, जिसके द्वारा क्या होता है, किसी शिकार को या जो भी इसका भोजन होता है उसे ग्रहण करता है, और फिर फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो ये क्या करता है, जैसा मैंने बताया, ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनको खाता है। ठीक है। तो अब अपन इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, साइज की। क्या इसका साइज पाया जाता है, कितना साइज होता है इस एनिमल का, मॉर्फोलॉजी के तहत अपन स्टडी करेंगे। अब साइज, पैरामीशियम का कॉर्डेटम जो स्पीशीज अपन आज बात कर रहे हैं जिसके बारे में, इसका साइज 170 माइक्रोन से कितना हो सकता है, 290 माइक्रोन तक हो सकता है पैरामीशियम कॉर्डेटम का। और वैसे अगर पैरामीशियम की और जातियों की बात करें तो पैरामीशियम की जो स्पीशीज़ हैं ये 100 माइक्रोन से 300 माइक्रोन तक की भी हो सकती हैं। तो यहाँ लेकिन हम अपन बात कर रहे हैं कॉर्डेटम स्पीशीज़ की, तो अभी बताऊंगा कि कॉर्डेटम क्यों कहते हैं इसको, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसका साइज कितना होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम का, 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन। शेप कैसी होगी इसकी, जैसा मैंने अभी अभी आकृति की बताया है, इसकी आकृति कैसी होगी, स्लीपर लाइक, चप्पल के समान शरीर दिखाई देता है। जिस तरीके से चप्पल होती है, एक सिरे से जो इसका एंटीरियर एंड होता है वो थोड़ा गोल होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कॉन शेप हो जाता है, शंकु के समान हो जाता है, नुकीला हो जाता है। तो हमें कुछ कुछ इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह दिखाई देती है, चप्पल के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। ऐसी आकृति इसकी मिलती है। चलिए, शेप के बाद बात करते हैं कि इसकी बॉडी की बात करते हैं अपन। मैं पैरामीशियम कॉर्डेटम आपको बना के दिखाता हूँ कि जिसकी अपन बात कर रहे हैं। शेप, साइज देखिए कुछ किस तरह का दिखाई देगा ये एनिमल। ये कुछ इस तरह की आकृति का हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें अग्रभाग थोड़ा एंटीरियर एंड है ये वाला, ये देख सकते हैं हम एंटीरियर एंड, जो हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दो एंड दिखाई देते हैं। अग्रभाग थोड़ा सा गोलाकार होता है, जबकि पश्च भाग हम देख सकते हैं कैसा है, कॉनिकल शेप, शंकु के समान का दिखाई देता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, पतली मेम्ब्रेन इसके ऊपर जो पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, पेलिकल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन को पेलिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या नाम है मेम्ब्रेन का, पेलिकल मेम्ब्रेन। ये एक सॉलिड या जिसे हम ठोस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, स्पष्ट होती है बिल्कुल, और ये एक कोशिकीय जीवों के बाहर पाई जाने वाला एक विशिष्ट गुण है, उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला, जो इसकी बॉडी को एक क्या करता है, शेप प्रदान करता है। पेलिकल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, एंटीरियर एंड आप देख रहे हैं किस तरह का है, और कुछ इस तरीके से इसमें
देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है इसकी बॉडी। यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के बीच में मिडल स्पेस जो दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बक्कल कैविटी, या सॉरी इसे कहा जाता है ओरल ग्रूव या मुख की खांच है। ठीक है। और इसके बाद ये नीचे फूला हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है इसे अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल। नीचे थोड़ा सा कौन शेप हो जाता है, ये फैला हुआ सा भाग। इसके बाद नीचे इस तरीके से यहाँ पे ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल। यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये पाया जाएगा यहाँ पे साइटोस्टॉम। साइटोस्टॉम के बाद यहाँ पे एक क्या पाई जाएगी? फूड वैक्यूल, जिसको अपन कहते हैं भोजनधानी। ये क्या है? फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल साइटोस्टॉम किसे कहते हैं? कोशिका का मुख। बिकॉज ये आपको जो पैरामीशियम में क्या दिखाई दे रही है, सेल है पैरामीशियम एक प्रकार की, एक कोशिकीय जीव है। तो सिंगल कोशिका है तो कोशिका के अंदर हमारी तरह माउथ तो पाया नहीं जाता, इसलिए कोशिका का जो माउथ होगा उसको अपन क्या कह सकते हैं? साइटोस्टॉम। साइटो शब्द किससे लिया गया है? सेल के लिए यूज किया जाता है। और साइटोस्टॉम का ये जो देख रहे हैं आप माउथ है, माउथ के नीचे जो संकरा भाग दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या कहेंगे? साइटोफेरिंक्स। तो ये देखिए यहाँ से ओरल ग्रूव खांच, यहाँ से भोजन ये ग्रहण करता है, इसमें भोजन आता है। उसके बाद वेस्टिब्यूल के अंदर आता है। वेस्टिब्यूल से ये जो पतला भाग जो जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसको ये क्या कहते हैं अपन? ये बक्कल कैविटी है, मुख गुहा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। ये क्या है? ओरल सीलिया कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है। और ये आगे चल करके इस प्रकार से फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। या ये कौन सी फूड वैक्यूल है? फॉर्मेटिंग, बनने वाली, नई बनने वाली फूड वैक्यूल है ये। इसके अलावा भी इसकी बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल पाई जाती है। चलिए अब इसमें अपन बात कर रहे थे पेलिकल मेम्ब्रेन के बारे में बताया मैंने। अब इसके एंटीरियर एंड को अपन लेते हैं। एंटीरियर एंड पर आपको क्या क्या दिखाई देगा? चलिए सबसे पहले इसमें सीलिया बना देते हैं अपन। शरीर के बाहर ये जो पेलिकल मेम्ब्रेन है इस पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। इस तरह से सारे सीलिया की लंबाई क्या होती है? सभी भागों पर क्या होती है? समान होती है। अभी बताऊंगा कि कौन सी जगह के जो सीलिया होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं। ये देखिए हमने सीलिया बनाया पेलिकल मेम्ब्रेन के ऊपर, इस प्रकार से सीलिया निकले होते हैं जो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसके अलावा जो ये पीछे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर एंड, यहाँ के सीलिया थोड़े क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। ये सीलिया पोस्टीरियर एंड के बड़े बड़े होते हैं। कौन सी स्पीशीज के अंदर? कोडेटम के अंदर। और ये जो पोस्टीरियर एंड के जो सीलिया हैं इनको बोलते हैं सीलिया टफ्ट। समझ गए? यानी कि बाकी सारे शरीर पे समान लंबाई के अंदर क्या है? ये सीलिया पाए जा रहे हैं, लेकिन पोस्टीरियर एंड जो नुकीला आपको भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीलिया की लंबाई कुछ ज़्यादा होती है और सारे गुच्छे समान संरचना बनाते हैं, जिसे अपन कहते हैं सीलिया टफ्ट। और इसीलिए कोडम भाग, ये कौन सा? पुच्छीय भाग है, पिछला भाग है इस पैरामीशियम का, इसलिए इस स्पीशीज का नाम इस सीलिया टफ्ट के कारण, पोस्टीरियर एंड पर सीलिया टफ्ट के पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कोडेटम। तो पर पैरामीशियम की इसी जाति के अंदर ये विशेषता पाई जाती है, बाकी जातियों के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता। तो हम ये बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। आपको बताया मिड रीजन से ओरल ग्रूव, और ये तो आपने समझ लिया। अब अपन इसके बाहर की बात कर रहे हैं। बाहर पेलिकल के ऊपर क्या पाया जाता है? सीलिया पाए जाते हैं। ये सारे क्या हैं? सीलिया। अब सीलिया के अलावा अंदर की तरफ आपको इस प्रकार से छोटी छोटी इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी।
जिसको अपन कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ये भी पेलिकल मेम्ब्रेन से ही ओरिजिन होता है इसका। नुकीली संरचनाएं हैं, इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से होती है? पेलिकल मेम्ब्रेन से होती है, इंटरनल पार्ट से, आंतरिक भाग से। ये देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे नुकीले नुकीले जो भाग दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? अंदर वाला जो भाग है इसको अपन नाम दे रहे हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट क्या है ये? ट्राइकोसिस्ट। ठीक है। अब हमने देखा कि आउटर जो पेलिकल मेम्ब्रेन पे सीलिया पाए जा रहे हैं और इंटरनल जो पाए जा रहे हैं वो ट्राइकोसिस्ट हैं। ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं। कितना साइज हो सकता है इनका? 4 माइक्रोन। लेकिन सीलिया जो होते हैं ये बड़े होते हैं, 10 से 12 माइक्रोन इनका क्या होता है? सीलिया का साइज पाया जाता है इसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंटीरियर एंड पर क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है इस तरीके से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? संकुचनशील रिक्तिका। क्या है ये? एंटीरियर एंड पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक एंटीरियर एंड पर पाई जाएगी और एक का पाई जाएगी पोस्टीरियर एंड पर पाई जाएगी। इस प्रकार से पोस्टीरियर एंड पर पाई जाएगी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है ये? पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जैसा कि हम जानते हैं जो फ्रेश वाटर के जंतु होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या वर्क है? ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन, परासरण की क्रिया को कंट्रोल करना। यानी जो वाटर है, मैंने बताया था आपको कि परासरण की क्रिया क्या है, यानी कि इसके द्वारा जंतु क्या करता है? अपने आप को उस फ्रेश वाटर जल के अंदर बनाए रखता है। साल्ट की और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करके रखता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाएगी तो परासरण की क्रिया से सारा का सारा फ्रेश वाटर जो जल है वो बाहर से अंदर की ओर गति करेगा और ये पूरा भर जाएगा और इसकी कोशिका भर करके गुब्बारे की तरह फट सकती है। इसलिए पैरामीशियम के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है अग्र भाग पर और पश्च भाग पर। बाकी मैंने आपको यूग्लिना पढ़ाया था, उसमें एक ही पाई जा रही थी, अमीबा में भी पाई जाती है। तो अधिकतर जंतुओं में एक ही पाई जाती है, लेकिन पैरामीशियम के अंदर 2 दिखाई दे रही है, एक अग्र भाग पर एक पश्च भाग पर। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वर्क क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ये कौन सी है? एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। इसके बाद अपन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अलावा इसमें और क्या पाया जाएगा? विशेष प्रकार का एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें इस तरीके से। एक न्यूक्लियस होता है किडनी के आकार का, ऐसे बीन शेप न्यूक्लियस होता है ये इस तरह का, और एक न्यूक्लियस होता है छोटा गोलाकार, वो इसके बिल्कुल पास पाया जाता है। देखिए, तो ये जो बड़े वाला आप न्यूक्लियस देख रहे हैं इसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं गुरु केंद्रक। और दूसरा देख रहे हैं छोटे वाला, उसका नाम क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है। हमने देखा इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, केंद्रक दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है कि फूड वैक्यूल पाई जाती है, बहुत सारी भोजनदानियां पाई जाती हैं इसके अंदर। कैसी होंगी भोजनदानी? इस प्रकार से इसमें भोजन के कण पाए जाते हैं, सारी फूड वैक्यूल्स हैं। ठीक है। अनेक प्रकार की फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। और यहाँ जो मैंने बनाई थी साइटोस्टोम के पास जो पाई जा रही है, नई बनने वाली फूड वैक्यूल है ये। इसके बाद इसमें डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर मिलने वाला डाइजेशन। ये क्या है? सिंपल एक कोशिका है, कोई अंग नहीं है ये। इसलिए इसके अंदर भोजनदानी, फूड वैक्यूल के अंदर होने वाला जो पाचन होता है, जो भी ये खाना खाता है या जो भी इसका भोजन है, उसको अंदर अंतर्ग्रहण करने के बाद इसकी कोशिका क्या करती है? फूड वैक्यूल के अंदर उसका डाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए ये सारी क्या है? फूड वैक्यूल। इस प्रकार का डाइजेशन क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है। ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस एनिमल के अंदर जो हम साइटोप्लाज्म देखते हैं, अंदर जो कोशिका द्रव्य, जैसे हर कोशिका की विशेषता होती है,
कि बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इसमें या किसी भी प्रोटोजोआ जंतुओं में हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इंटरनल एंडोप्लाज्म। तो आउटर एक्टोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट प्रकार का होता है, सघन नहीं होता वो, आप उसको देख सकते हो, पारदर्शी होता है, बिल्कुल लाइट होता है वो। लेकिन अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, सघन होता है। तो चलिए हम बनाते हैं कि किस प्रकार का साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। इस तरीके से देखिए, ये साइटोप्लाज्म आपको जो दिखाई दे रहा है, बाहरी जो साइटोप्लाज्म है, बाहर जो पाया जा रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य को एक्टोप्लाज्म, और अंदर वाले को क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्म। सो ये क्या है, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और अंदर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से सघन कोशिका द्रव्य जो दिखाई दे रहा है सघन, ये क्या है, अंदर वाला क्या है, एंडोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो यहाँ हमने देखा कि इस पैरामीशियम की संरचना कैसी है, हमें क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें इसके अलावा आप देख सकते हैं फूड वैक्यूल दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रही है, ये हमने बनाया, साइटोस्टोम बनाया, ओरल ग्रूव बनाया। अब एक एक करके मैं इसका आपको फंक्शन बता देता हूँ, जो भी स्ट्रक्चर इसमें पाई जा रही है पैरामीशियम में। देखिए जैसा कि हमने बताया आपको, बाहर जो ये आपको सीलिया पाए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं पेलिकल मेम्ब्रेन के बाहर। पेलिकल मेम्ब्रेन जो पाई जा रही है उसका काम तो क्या है, इसको एक निश्चित आकार प्रदान करना, ठीक है। इसके अलावा इसके बाहर जो सीलिया पाए जा रहे हैं, इनका काम क्या है, एक्टिव मूवमेंट, सक्रिय रूप से जल के अंदर तैरना, गति करना, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य, उसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जैसा कि सभी कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। लेकिन इसके एंडोप्लाज्म के अंदर एक विशिष्टता क्या है कि इसमें 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। एक केंद्रक बड़ा है जिसको मैक्रोन्यूक्लियस कह रहे हैं, जो किडनी की तरह दिखाई देता है, बीन शेप कह सकते हैं, सेम की आकृति का कह सकते हैं, और एक छोटा दिखाई देता है, ठीक है। एक का काम क्या है, इस मैक्रोन्यूक्लियस का जो गुरु केंद्रक है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है मैक्रोन्यूक्लियस का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करेगा, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कोशिका की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है, मैक्रोन्यूक्लियस के हाथ में होती है। जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस है, ये क्या काम करता है, छोटे वाला न्यूक्लियस, ये जनन से संबंधित होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो इसका वर्क क्या है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्रियाएं या जनन क्रियाओं से संबंधित हो सकता है। चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें एंटीरियर एंड पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है और पश्च सिरे पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। इसका काम क्या होता है कि इस रिक्तिका के अंदर जब पानी बाहर से अंदर जो पानी जाए जा रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, परासरण की क्रिया के द्वारा जो पानी एंटर होता जा रहा है, फिर ये क्या होता है, ये पूरी भर जाती है। इसकी ये जो आप देख रहे हैं साथ में जो अंदर वाली है, इसको अपन कह सकते हैं डायस्टोलिक, और बाहर वाली को बोल सकते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है आपको एसेसरी, वो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये पूरी पानी से भर जाती है, बीच वाले में लेके आ जाती है। उसके बाद पूरी भरने के बाद ये शरीर के बाहर की तरफ जाकर के, सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के शरीर के बाहर ये क्या हो जाती है, फट जाती है, और फटने से एक्स्ट्रा जो वाटर होता है सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो ये अग्रभाग पर, पश्च भाग पर पाए जाने के कारण, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, द पैरामीशियम कंट्रोल्ड इटसेल्फ बाय द ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस के द्वारा अपने आप को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, अपने आप को बचा पाता है पानी से। जो फ्रेश वाटर की, इसके आप जानते हैं अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और पानी के बाहर फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो हम परासरण की क्रिया में क्या कहते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का गमन, उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो परासरण की क्रिया से जल अंदर जाएगा, जिसको कंट्रोल करने का काम ये दोनों करेंगे। अगर इस रिक्तिका को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, अगर हम पूछें कि अगर इन दोनों रिक्तिकाओं को पैरामीशियम से निकाल दें तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जब निकाल देंगे तो ये ऑस्मो रेगुलेट नहीं कर पाएगा,
और अपने आप को बचा नहीं पाएगा और पानी अंदर भरता जाएगा और इसकी फटने से क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बात करी फूड वैक्यूल की, भोजन दानी पाई जाती है जिसके अंदर डाइजेशन पाया जाता है। फूड वैक्यूल कैसे बनी, यहाँ आप देखिए, ये जो बिल्कुल मध्य भाग के अंदर आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार से पैरामीशियम के अंदर, ये क्या है, यहाँ से ये ओरल ग्रूव है, एक पतली खांच है, इसमें भोजन चला जाता है। सीलिया के द्वारा ये भोजन को ग्रहण कर लेता है और ये भोजन किस में जाता है, ओरल ग्रूव में। ओरल ग्रूव में जाने के बाद ये नीचे थोड़ा सा संक्रासिरा है जिसको अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल से आगे क्या अटैच होते हैं, बक्कल कैविटी, मुख गुहा पाई जाती है। तो भोजन को यहाँ भेज दिया जाता है बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी के बाद जो भाग होता है उसको कहते हैं अपन साइटोस्टोम, ये कोशिका का मुख कहलाता है। और इस साइटोस्टोम के नीचे संकरा भाग जो हमें दिखाई दे रहा है इसको साइटोफेरिंक्स कहते हैं। और फिर ये जो गोलाकार साइटोफेरिंक्स के बिल्कुल साथ जो भोजन का कण जब अंदर जाता है तो इस प्रकार से एक भोजन धानी का क्या कर देगा, फूड वैक्यूल का निर्माण कर देगा। और ये फूड वैक्यूल बनने के बाद इसको मैंने लिखा है फॉर्मेटिंग फूड वैक्यूल, यही आगे चल करके फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म में घूमने लगती है और अनेक भोजनदानी या फूड वैक्यूल बन जाती हैं जिसमें डाइजेशन अंदर होता है। इसलिए इस डाइजेशन को क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। चलिए इसका फंक्शन भी अपनों ने देख लिया कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद अपन इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात की मैंने। अब हमने एंडोप्लाज्म की बात की कि एंडोप्लाज्म किस प्रकार का है। एंडोप्लाज्म आप देख रहे हैं डेंस है और इसके अंदर ये कोशिका के अंग पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि जब ये तो कोशिका का ठीक है, डाइजेशन होने के बाद पाचन भी हो गया, सारा काम हो गया, जो बॉडी के लिए इसको चाहिए वो फूड इसने सारा सर्कुलेट कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा जो भी इजेस्टेड जो भी मतलब कहते हैं कि जिसको अपचित पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर कैसे निकालेगा, कोशिका से बाहर अपचित पदार्थ को, इजेस्टेड फूड को निकालने के लिए पश्च भाग पर इस प्रकार से एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, पश्च भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोपाइज। इस छिद्र को क्या कहते हैं, साइटोपाइज। और ये साइटोपाइज क्या करता है, कोशिका के बाहर इजेस्ट कर देता है एक्स्ट्रा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचित पदार्थों को या जो हानिकारक पदार्थ होते हैं बॉडी से बाहर उसको निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमने आज पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि पैरामीशियम का हैबिटेट क्या है, ये जंतु कहाँ पाया जाता है, क्या खाता है, इसकी बॉडी हमें देखने से किस प्रकार की दिखाई देगी, और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन कैसे होता है, ये गमन कैसे करता है। तो अब अपना जो नेक्स्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो पैरामीशियम में लोकोमोशन की अपन बात करेंगे। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कॉन्जुगेशन के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अपन इसकी चर्चा करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।